मल्टी ब्रांड रिटेल विल बी डिस्ट्रक्टिव, शुड नॉट बी अलाउड। और जो फ्रेज उन्होंने यूज किया, उन्होंने कहा कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, इस देश में रोजगार का अनऑर्गेनाइज्ड सेफ्टी वाल्व है। इट इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेफ्टी वाल्व ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जिसको गांव में, शहर में नौकरी नहीं मिलती, कोई रेहड़ी लगा लेता है, कोई छोटी दुकान लगा लेता है, और इसका आप सर्वनाश मत कीजिए। और सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने यह कहा कि इसको समाप्त करना, इसको आने नहीं देना इस देश में। सभापति जी, कई तर्क दिए जाते हैं जिसका कोई अध्ययन नहीं है। यह कहना कि सरकार में एक कमेटी बन गई, उसने अध्ययन कर लिया, और कमेटी में वही लोग थे जो हमेशा अपने आप को पश्चिम देशों की जो लिबरलाइजेशन की भाषा है उसके प्रति वचनबद्ध मानते हैं। मैंने एक तर्क आपको बतलाया कि मिडिलमैन जाता है तो उसका लाभ किसान को नहीं होता, उसका लाभ रिटेलर को होता है। यह पूरी दुनिया का अध्ययन है, क्योंकि वो रिटेलर इतना ताकतवर बन जाता है, इकोनॉमिक पावर उसके पास ताकत इतनी आ जाती है कि खरीदारी के मामले में और बेचने के मामले में वो सबसे बड़ा सुपर मिडिलमैन बन जाता है। अगर आप इनके दस्तावेज पढ़िए, इनकी वेबसाइट, इनका बिजनेस की नीति है एवरीडे लो कॉस्ट। एवरीडे लो कॉस्ट का अर्थ है कि सबसे सस्ते दाम पर खरीदिए और महंगे से महंगे दाम पर बेचिए। यू बाय लो एंड यू सेल कॉस्टलीस्ट। जब ताकत इतनी बढ़ जाती है कि 65% स्ट्रक्चर्ड रिटेल कैप्चर कर गया, अमेरिका की मार्केट को कर गया। अब दूसरे देशों में जाकर देखिए, ब्राजील, उसमें एक स्टोर था, वो स्टोर कैरेफोर में मर्ज कर गया। आज ऑल स्टेट की 69% मार्केट उस एक स्टोर के पास है। आप दुनिया के एक एक देश में देखिए, 60% से लेकर 70% तक बाजार के ऊपर इस चेन का कब्जा आ जाता है। तो किसान बेचने जाता है तो इस चेन के अलावा नहीं मिलता, अलग प्रकार की चेन है। खरीदने जाता है तो उसको इसी चेन से खरीदना पड़ता है। दे डिसाइड द मार्केट, देयर एबिलिटी टू अब्यूज दैट डोमिनेंस इज इमेंस, एंड दैट इज व्हाई एंटी ट्रस्ट इन मेनी कंट्रीज हैव टू बी इन्वोक्ड अगेंस्ट देम। एक अंतिम तर्क बचा कि हमारे यहां वेस्टेज बहुत ज्यादा है, खाद्यान्न खराब बहुत ज्यादा होते हैं, और इसकी वजह से किसान को बड़ा नुकसान होता है। अब इस पे कितना अध्ययन हुआ, आपने भी कहा 35 से 40% तक वेजिटेबल चला जाता है, 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान किसान को हर साल होता है। तरह तरह के आंकड़े इसमें बना लिए गए। डीआईपीपी, जो आनंद शर्मा जी का विभाग है, उसने थोड़ा एग्जैजरेशन कम कर दिया और उसने कहा एज पर सम इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, सो दे आर गोइंग बाय एस्टिमेट्स ऑफ द इंडस्ट्री, 25 to 30% of fruits and vegetables and 5 to 7% of food grain is wasted. So they brought down the wastage figure. जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, पंजाब में है, उसने अध्ययन किया और एक एक फसल का किया, और 30%, 40%, 50%, 65,000 करोड़ ये आंकड़े हम देते रहे, क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा है इसलिए इनको आने दीजिए। सीरियल 3.9 to 6%, पल्सेस 4.3 to 6.1%, ऑयल सीड 6%, fruits and vegetable 5.8 to 18, different categories, milk 0.8, fisheries 2.9, meat 2.3, poultry 3.7.
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब, सरकारी संस्था। और कोई अगर आपको उस पर भी शक है तो पंजाब की चलिए, देश के एक कृषि मंत्री हैं और आपके यूपीए के बहुत प्रमुख सदस्य हैं शरद पवार जी। महाराष्ट्र के होंगे लेकिन यूपीए के भी हैं। उन्होंने 8 मई 2012 को इस संसद में जवाब दिया, लोकसभा में इसी साल। परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड लॉसेज इन मेजर प्रोडक्ट्स 3.9 इन सीरियल्स, ये क्यूमुलेटिव लॉस है। पल्सेस 4.3, ऑयल सीड 6%, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 5.8, मिल्क 0.8। तो जो पंजाब वाला आंकड़ा है वो यूपीए ने स्वीकार कर लिया और इस संसद को बतला दिया कि ये आंकड़ा है। योर इंटायर डिबेट इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। It's based on concoction of figures. So you exaggerate the amount of wastage, create a horror situation, and then say therefore cold storages are required, cold storages are rocket science, and therefore our food supply chain must be handed over to the foreigners. Whether it creates unemployment or is destructive of employment, and then have some small debating arguments to say one DIPP official circulated a note, that is what that note said. Mr. Chairman, this is the experience of the other countries. आप मार्केट शेयर देखिए उन दो देशों का। मैंने अभी उदाहरण दिया, ब्राजील का स्टोर है पाउ डी एक्यूअर। जब एफडीआई की अनुमति हुई तो वो कैरेफोर में मर्ज कर गया। आज साओ पोलो स्टेट का 69% एक चेन के पास चला गया। जिसको खरीदना है आप स्वीडन का, बेल्जियम का, ऑस्ट्रेलिया का, मेक्सिको का। मेक्सिको ने 2 समझौते किए। एक नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया अमेरिका से, नाफ्ता, और दूसरा एफडीआई रिटेल में खोल दी। 50% छोटे उद्योग स्टोर बंद हुए। और उन देशों की तो जनसंख्या बहुत कम है। जिस देश की जनसंख्या इतनी अधिक है, जहां लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है, उन देशों में क्या होगा? और अंत में इस तरह का एक उदाहरण दे दो कि वॉलमार्ट ने किसी देसी कंपनी के साथ एक स्टोर खोला है, 6000 आदमियों को, किसानों को लाभ मिल गया। पेप्सी ने आलू उगाए तो उसमें 500 एकड़ में ऐसी फसल हो गई। इन इकोनॉमिक थ्योरी दिस इज कॉल्ड द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। इन अ कंट्री एज वाइड एज इंडिया एंड एज बिग एज इंडिया, you pick up an isolated example. It may be true of that isolated case, but it will be equally untrue of the whole nation. Therefore 500 एकड़ में जो हो सकता है, मान लो मेरा 5 एकड़ का फार्म है और उसमें बहुत अच्छी फसल होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरे देश में उसी प्रकार की फसल होगी। दिस इज द फैलेसी ऑफ आइसोलेटेड। उदाहरण दे देना कि केवल वॉलमार्ट की वजह से 6000 किसानों को लाभ मिल गया, या पेप्सी की वजह से 500 एकड़ में आलू बहुत अच्छा हो गया, इसलिए पूरे देश को परम वैभव पे हमने पहुंचा दिया। यह तर्क नहीं हो सकता। दिस इज द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। में ना आइए, मैं केवल आनंद शर्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहां हैं, हम सब राजनीतिक दल जब सरकार में होते हैं तो एक भूल करते हैं, शायद हमने भी भूल की थी। हम कई बार तर्क बनाते हैं, प्रचार करते हैं, समाज में उसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हम स्वयं उसको स्वीकार करते हैं। द बिगेस्ट डेंजर दैट पॉलिटिशियंस फॉल इनटू इज व्हेन दे स्टार्ट बाइंग देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स, even when nobody outside is buying them. And this is precisely what is happening to your government. Sir, my view is, India with its size, with its population, with the kind of unemployment it will generate, the adverse impact on manufacturing jobs, the displacement of retail jobs,
this is not the time that you have to introduce this policy. You can try and force this policy. India will not accept this policy. So I urge you, I beseech of you, the arrogance of power may persuade you to stand by it and be rigid, but it always pays to be humble and open-minded. Please reconsider this policy and withdraw it. My appeal to all my friends in the opposition is that in one voice we must be together in rejecting it. और हमारे जो साथी थोड़ी दुविधा में हैं, वो जानते हैं कि इस नीति का बहुत नुकसान होने वाला है. They know that this policy is harmful to the country. If you are willing to proclaim, be also prepared to strike. प्रवचन कर दे लेकिन प्रहार करने से रुक जाएं, ये गलती मत कीजिए. और मेरी विशेष रूप से जो हमारे यहां नामांकित सदस्य हैं, the nominated members, they represent the conscience of this country. Therefore, this is the time when they have to think of this country. This is not a time for thanksgiving to the government, which was gracious enough to nominate you. This is a time for thinking of this country and speaking in one voice and saying no to this policy which is going to hurt the interest of this country. Thank you very much.